अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे जनाब। अस्तोर की खूबसूरत वादियों से आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ और कुछ बहुत ही गर्मा गर्म किस्म की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से, लेकिन उससे पहले आपकी नज़र एक शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि दाएं ना कोई बाएं रह गया, दाएं ना कोई बाएं रह गया, कप्तान टिकटॉक पे बस तेरा डांस बाकी रह गया। तो जनाबी अली, बहुत ही खतरनाक किस्म की खबरें आ रही हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, वो लोग जो कहते थे कि कोई कार्रवाइयाँ नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होना, तो आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या-क्या कुछ हो रहा है। वो लोग जो कहते थे कि खान साहब ने गिरफ्तार भी नहीं होना, तो क्या वो जेल में नहीं है? वो लोग जो कहा करते थे कि मंडे वाले दिन उनकी बेल हो जाएगी, तो क्या उन्होंने नहीं देखा कि मंडे को उनकी बेल हो गई या नहीं हो गई, या वो अभी तक जेल के अंदर बैठे हैं? और वो लोग जो कहा करते थे कि नहीं बस 1-2 दिन का खेल है, वो अटक जेल से निकल के अडयाला जेल में भी शिफ्ट हो जाएँगे, तो क्या वो हो गए? और वो लोग जो कहा करते थे कि नहीं-नहीं, वो उनके वुकला तो 1 सेकंड का खेल है जी, उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं, तो फिर मुलाकात भी नहीं हुई और गिरेबान फाड़ने तक बातें आ गईं। अब जनाब आली, जो अगली मैं आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आई हूँ वो ये है कि खान साहब जो हैं वो अगले इलेक्शंस में नहीं होंगे। अब वो जो खान साहब अभी भी जेल के अंदर बैठकर इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि चाहे मैं जेल के अंदर हूँ, चाहे मैं जेल से बाहर हूँ, लेकिन आप देखिएगा कि इलेक्शन मैं जीतूँगा। तो मेरे पास इत्तलात ये हैं कि इलेक्शन में खान साहब अब नहीं होंगे और उनकी जो ज़मानतें हैं आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो भी खारिज हो रही हैं। वो लोग जो ये एतराज़ करते थे कि खान साहब जो है उनको तो बेल पे मिल मिल जाती है, उनके पीछे कौन-सी तागूती ताकतें हैं। नो डाउट उनके पीछे तागूती ताकतें हैं, नो डाउट उनके पीछे बैकअप है, लेकिन इदारे अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि खरगोश की रफ्तार से नहीं चल रहे, कछुए की रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन सही जगह पर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो हिट कर रहे हैं। तो अब उनकी ज़मानतें भी खारिज हो रही हैं और दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ कि तोशा खाना जो केस है, अगर उसके अंदर नियाज़ी साहब को मिल जाती है बेल, क्योंकि उनके बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनको बेल मिल जाए। तो मैं आपको ये भी कन्फर्म कर दूँ कि उनको अगर बेल मिल गई तो नियाज़ी साहब के ऊपर जो बाकी के केसेज़ हैं, जिसमें फ़ॉरेन फंडिंग का केस है, जिसमें उनके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उनके ऊपर जो है वो दर्जन केसेस ऐसे हैं, जिसमें अल कादिर यूनिवर्सिटी का भी केस है और जिसके अंदर जो है वो बाकी केसेस भी शामिल हैं कि अगर वो साइफ़र वाला केस भी उसमें आ जाता है, मतलब बहुत सारे केसेस हैं, तकरीबन दर्जन केसेस ऐसे हैं कि हमारे इदारों ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि वो लोग, वो इदारे जिन्होंने खान साहब को लॉन्च किया था, वो कहते हैं कि अब हम रस्सी खींचने के ऊपर आ चुके हैं। हमने जितनी ढील देनी थी वो हम दे चुके हैं, अब मज़ीद ढील हम नहीं देने वाले। और मज़ीद ढील ना देते हुए रस्सी जो खींचनी है वो ये है कि अगर उनको तोशाखाना में किसी तरीके से ज़मानत मिलती है, तो जो बाकी दर्जन केसेज़ हैं उसमें उनको सज़ा होना शुरू हो जाएगी। और ये आप देखेंगे कि आज उनके साथ ना आँख मिचौली का अब आप नया सिलसिला देखेंगे कि एक तरफ आप देखेंगे कि उनके वकील इतनी मेहनत करके उनको एक केस में बेल दिलाएँगे, तो दूसरे वाले केस में उनको सज़ा हो जाएगी। दूसरे केस में बेल दिलाएँगे, तो तीसरे वाले केस में उनको सज़ा हो जाएगी। और फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ योर ऑनर तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तो अगर खान साहब को तारीख़ पे तारीख़ मिलती रही, तो खान साहब कितना अरसा जेल में रह सकते हैं, आप ये अंदाज़ा कर लें। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कितना अरसा रह सकते हैं। अगर वो अपनी ज़िदबाज़ी और हठधर्मी पे कायम रहते हैं, तो फिर वो साल हा साल जेल से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर वो इदारों के साथ बातचीत करते हैं, सरेंडर करते हैं, अपनी हार को कबूल करते हैं, अपनी चीज़ों को मानते हैं, तो फिर भी उनको कम से कम बाहर निकलते-निकलते 1 साल लग जाएगा। और आपको मैं बता दूँ कि बताया ये जा रहा है इत्तलात के मुताबिक कि 2023 के जो इलेक्शंस हैं, जो कहा जा रहा था कि अभी अक्टूबर में होने हैं, कोई कह रहा था नवंबर में होने हैं, कोई कह रहा था फ़रवरी में होने हैं, तो वो भी लेट हो गए हैं। जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि निगरान हुकूमत तो आ गई है, लेकिन ऑब्वियसली अगली जो फाइनल हुकूमत आएगी तो फिर स्टेबिलिटी आएगी मुआशी तौर पे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि वो कोई चांस नज़र नहीं आता। और सियासतदान जो हैं वो इस वक़्त उनको कहा जा रहा है कि आप छुट्टी पे चले जाएँ, लंबी छुट्टी पे चले जाएँ, जाएँ और अपनी वेकेशंस मनाएँ। एक तरफ जो है शहबाज़ शरीफ, उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया था कि जनाब जो नवाज़ शरीफ हैं उन्होंने 16 सितंबर को पाकिस्तान आ जाना है। तो अब देखना ये है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो वाक़ई पाकिस्तान आ जाते हैं या वो अपनी छुट्टी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है
کہ 90 دن میں جو پہلے الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ ہم کروائیں گے الیکشنز، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 90 دن کے اندر الیکشنز نہیں کروانے، اور حلقہ بندیاں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 17 اگست سے 14 دسمبر تک ہوں گی. یعنی معاملہ جو ہے وہ دسمبر تک لٹک گیا ہے. اس کے بعد حلقہ بندیوں کے بعد جا کر کیا ہوگا پھر اللہ جانے. تو ابھی آپ نگران حکومت کے ساتھ ہی کام چلائیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نگران حکومت جب تک ہے اور بھی زیادہ مشکل فیصلے آئیں گے، اور بھی زیادہ مہنگائی بڑھے گی، جو کہ ایک خوش آئند بات نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے اپنے اوپر بہت بوجھ لیا ہے. انہوں نے جو مہنگائی بھی کی ہے، یا جو انہوں نے پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہیں، تو ظاہری بات ہے جو سیاستدان ہوتے ہیں انہوں نے تو پھر آگے ووٹ لینا ہوتا ہے، تو پھر گالیاں تو انہی کو پڑتی ہیں. بہرحال جناب یہ خبر تو ہوئی کمپلیٹ. اب میں آپ کو دیتی ہوں جی دوسری خبر. دوسری خبر بہت زیادہ خطرناک ہے، پتہ نہیں ہے میں نے اب آپ کو کیسے دینی ہے، لیکن میں آپ کو دے دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں انوالو تھے، وہ تو جیلوں کے اندر ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور ملٹری کورٹس کے اندر ان کے ٹرائلز بھی شروع ہو چکے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. آپ کو میرے آج سے تقریباً کوئی 1.5 ماہ پہلے یہ خبر بھی دے دی تھی کہ جنرل فیض حمید جو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو بظاہر نظر نہیں آ رہی. یعنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر آپ نہیں دیکھ رہے، لیکن پہلے ان کو ان کے گھر میں نظر بند کیا گیا، اس کے بعد ان کی نقل و حرکت کو انہوں نے محدود کیا، اس کے بعد ان کو ایک سوال نامہ بھیجا کہ یہ سارے سوالوں کے جواب دیں، جس میں انہوں نے ہر بات کا نام جو ہے وہ جنرل باجوہ کا لگا دیا. پھر ان کو ان کی کچھ تصویریں بھیجی گئیں اور ان کو کہا گیا کہ یہ دیکھیں جی آپ ڈیورنگ اپنی سروس کے کیوں ملنے جایا کرتے تھے جی بنی گالا میں عمران خان کو. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے میسیجز دیکھیں، یہ میری چیٹ دیکھیں، مجھے باجوہ صاحب کہتے تھے تو میں ان کے حکم پہ جاتا تھا. تو ایک طرف جنرل فیض کا ٹرائل جاری ہے، دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ فوج کے اندر سخت قسم کی کاروائیاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ان فوجی صاحبان کے خلاف شروع ہو گئی ہیں جن کے اوپر پہلے شکوک و شبہات تھے کہ انہوں نے 9 مئی کے سانحے کے اندر جو ہے وہ سہولت کاری کی ہے. آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا انٹل کے اندر سے کچھ لوگ نہ ملے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ بیان دیا تھا کچھ ہی عرصہ پہلے، جب ایک صحافی نے ان کا انٹرویو لیک کر دیا تھا، تو جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ نیازی صاحب کو ہم نے پرائم منسٹر اس لیے بنوایا تھا کیونکہ جب ہم نے ایک پول کروایا تھا آرمی کی فیملیز کے اندر، تو 90% فیملیز آرمینز کی تھیں جو کہتی تھیں کہ عمران خان کو لانا چاہیے اور عمران خان کو رہنا چاہیے. تو اب جناب وہ جو 90% فیملیز کے اندر کے جو لوگ تھے جو سہولت کاری کر رہے تھے، جو یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ملک کے ساتھ لائلٹی ہے، اپنے ادارے کے ساتھ لائلٹی ہے، کسی پرسنالٹی کسی ایک شخص کے ساتھ لائلٹی نہیں ہے. تو یہ میں آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو دے رہی ہوں کہ جو یوتھی قسم کے فوجی ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کاروائی شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کے خلاف بڑا سخت ٹرائل جاری ہے. ان میں کچھ کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ کو نکال بھی دیا گیا ہے، جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اور پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ فوجی بھائیوں کی جو بیویاں ہیں ان کو بھی پکڑ کے جو ہے انہوں نے اندر کیا ہوا. لیکن بس فرق اتنا ہے کہ جو سویلین ہیں ان کے بارے میں خبریں جو ہیں وہ آپ کو مل رہی ہیں، اور جو فوجی حضرات ہیں ان کے بارے میں خبریں آپ کو نہیں مل رہی ہیں، لیکن کاروائی ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ہو رہی ہے. اور یہ خبر میں نے بہت عرصے سے دبا کے رکھی ہوئی تھی، لیکن اب ایک دو رپورٹرز نے اس کو آن سکرین جو ہے وہ کہہ دیا تھا، تو پھر میں نے بھی تھوڑی ہمت کی اور میں نے کہا میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی تیسری خبر کی طرف، جو کہ بہت ہی خطرناک خبر ہے. وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ جیل کے اندر جو ہے وہ نیازی صاحب کو نشے کی سپلائی جو ہے وہ جاری ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ زنیرہ تم کیا کہانی ہمیں سنا رہی ہو، تو میں آپ کو فردوس عاشق اوان کی زبانی سناتی ہوں. ذرا سنیے کہ فردوس عاشق اوان سے پوچھا ہے مبشر لقمان نے. آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے بھی ان کو ایک انجیکشن دیا گیا، اور وہ انجیکشن ان کو ڈیلی بیسس پہ لگ رہا ہے. وہ انجیکشن ہوتا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ جو بندہ ایڈکٹ ہوتا ہے اس کو وہ نشے کی اس کی جو لت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دی جاتی ہے. اور اب فائنلی جو فردوس عاشق اوان ہیں جو خود جایا کرتی تھیں وہاں پہ، بنی گالا بھی جایا کرتی تھیں، زمان پارک میں بھی جایا کرتی تھیں، اب وہ خان صاحب کے نشے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں یہ ذرا سنیے. یہ میں آپ کے سامنے ویڈیو جو ہے وہ پلے کر رہی ہوں، کیونکہ اسٹور میں ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو آتا ہے، تو جیسے ہی ویڈیو پلے. آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں. اچھا ویڈیو جو ہے ذرا تھوڑا سلو آپ یعنی ایک آپ کہیں گے کہ اسٹوڈنٹ آف سائنس ہے اینڈ میڈیسن ہے، اور آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا تھا اپنے لیڈر کو دیکھ کے، پیارے لیڈر کو دیکھ کے، کہ واقعی وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو گیا اور اس کو مزید ڈرگز دی جا رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ
ताकि वो टोटल यानी मेरे ही हाथ से आके खाना खाए, क्योंकि उसको मजा ही उसका आ रहा है। देखिए, पता तो हमें था, और ये हकीकत है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ पहली लड़ाई थी वो इसी बात पे थी कि जो नशावर वो तमाम लवाजमात जो बनी गाला में। तो आप सुन रहे हैं कि फिरदौस हर्षिक अवान जो हैं वो क्या कह रही हैं। यूज करता था, तो कंसर्न ये था कि भाई इसको छोड़ा जाए। और ये मैं आज आपको खबर दे रही हूँ कि पहले 3 महीने एज पर कमिटमेंट उसने छोड़ा था, और उसके बाद उसने 3 माह बिल्कुल किसी भी ऐसी नशावर चीज को हाथ नहीं लगाया था। और एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उसको सेंसिटाइज किया गया कि आप 26 करोड़ अवाम के प्राइम। अच्छा जी, ये मैं वीडियो को अब बंद कर रही हूँ और मैं आपके सामने जो, क्योंकि यहाँ पे लाइट कम हो गई है, साथ-साथ मैं चलती जाती हूँ और साथ-साथ मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर देती हूँ। वो ये है जनाब जी, क्योंकि पता नहीं आपको यहाँ पे अंधेरे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, साथ-साथ आप मेरे साथ एन्जॉय भी कीजिए यहाँ पर, और मैं आपको ये खबर भी दे रही हूँ कि फिरदौस हर्षिक अवान साहिबा ने क्या कहा है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो इमरान खान हैं उन्होंने कमिटमेंट की थी हमारे इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कि मैं नशा नहीं करूँगा, और मैं नशा नहीं करूँगा इस शर्त पर ही उनको बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर। और 3 महीने तक जो है इमरान खान जो हैं उन्होंने 3 महीने तक नशा नहीं किया था, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे तो फिर उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये कौन कह रही हैं? ये कह रही हैं फिरदौस हर्षिक अवान। यानी कि वो जो एक नशई बंदा है वो ऑब्वियसली जो एडिक्शन उसको होती है वो एडिक्शन पे कायम नहीं रह सकता। तो ये एक बड़ी खबर आपको मिल गई है, और अभी जेल के अंदर जो है वो न्याज़ी साहब को बाकायदा तौर पे ममनुआ वो चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी उनके वकीला ने एक बड़ा घिनौना झूठ बोला। उन्होंने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह, मुझे अब मज़हब के साथ इसको मैं जोड़ रही हूँ, लेकिन ख़बर है तो मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा जी कि ख़ान साहब जो हैं उनको हमने कुरान पाक देना है जी, ख़ान साहब को कुरान पाक हमने देने के लिए जाना है। तो जब उनको कहा गया कि कुरान पाक अंदर देने जाना है तो जेल के अंदर कुरान पाक होता है, वो पढ़ लें, तो उनको कहा गया कि नहीं जी, वो तो कुरान पाक जो है ना अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, उनको तो अरबिक आती नहीं है। असल में उसके पीछे मकसद क्या था कि कुछ खुफिया पैगामात थे जो उन्होंने खान साहब के पास लेकर जाने थे, कुछ खान साहब से इंस्ट्रक्शंस लेनी थी और साथ में उनको ममनुआ चीज़ों की तरसील करनी थी, मतलब उनको नशे की सप्लाई करनी थी। ये था जी असल मामला। तो अब जनाब जी खान साहब अब जेल के अंदर भी ये चीज़ें ले रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं। आपको पता है कि जब हम प्रोग्राम करते थे खबरनाक में, तो एक हमारे एक ऐसे होस्ट थे जो नशे के आदी थे, और हमें उन दिनों में जो है ना बहुत ज़्यादा लाइव प्रोग्राम्स करने पड़ते थे। तो हमारे इदारे ने उस होस्ट को फारिग कर दिया था, मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी। और उस होस्ट को फारिग क्यों किया गया था? जब हमने पूछा कि वो इतने अच्छे होस्ट हैं, इतने बेहतरीन होस्ट हैं, उन्होंने कहा जी हमने लाइव आना होता है। एक बंदा अगर नशा करके वहाँ बैठ जाएगा, तो वो फिर क्या करेगा? आपके सामने है कि वो फिर क्या करेगा? वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। और वो आपको याद ही होगा, अल्ताफ़ हुसैन साहब जब वो नशे में होते थे, तो वो किस तरह की तकरीर फरमाया करते थे। उनकी एक दफ़ा मैंने तकरीर सुनी थी कि खुदा न खास्ता बंदा सुन के भी ना उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और बड़ी खबर देने जा रही हूँ, बहुत बड़ी खबर देने जा रही हूँ। वो ये है कि बुशरा बीबी ने, जो कि वक्ती तौर पे आई थी न्याज़ी साहब की ज़िंदगी में, और न्याज़ी साहब की ज़िंदगी को बर्बाद करने में बुशरा बीबी का एक बहुत बड़ा हाथ है, और वो फसली बटेरे की तरह जो आई थीं, तो उसी तरह से अब वो उनकी ज़िंदगी से जा रही हैं। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके खिलाफ वादा माफ़ गवाह भी बन जाएंगी। मगर उन्होंने जनाब जी अब की बार क्या किया है कि 2 अरब 75 करोड़ रुपए जो हैं वो गायब कर दिए हैं। किसके? न्याज़ी साहब के। वो कैसे? वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है पिछले दिनों में आपने वीडियोस भी देखे हैं जो लीक हुए हैं कि पंजाब असम्बली के लिए टिकट्स दिए थे खान साहब ने, और वो जो ऑडियोज़ आपने सुने हैं जो लीक हुए थे, जिसमें साकिब निसार का बेटा जो नजम साकिब है वो भी शामिल था, जिसमें वो पंजाब असम्बली के जो टिकट्स हैं वो 1-1 करोड़ रुपए में बेच रहा था। और वो जो 1-1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था उसमें टोटल मिला के 2 अरब 75 करोड़ रुपए जो हैं वो इनको जमा हुए थे। अब वो जो पैसा है, खान साहब तो जेल में हैं, और वो जो पैसा है वो खान साहब के पार्टी फंड में जमा होना था, लेकिन बुशरा बीबी ने वो पैसा पार्टी फंड में जमा नहीं करवाया, और इत्तला आते हैं कि बुशरा बीबी उन पैसों को हजम कर गई हैं, बुशरा बीबी उन पैसों को खा पी गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा
बहस बाजी भी हुई है और अभी थोड़े दिन पहले बुशरा बीबी की जो मुलाकात भी हुई है जेल में, मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस बाजी हुई है, जिसमें खान साहब ने पूछा था कि ये पैसे कहाँ हैं। तो बुशरा बीबी वो खातून है जो इस नहज पे अगर खान साहब हैं तो उसमें 90% हाथ जो है वो बुशरा बीबी का है। अच्छा जी, और अब चलते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। आखिरी खबर ये है कि बरतानिया में जो शायान अली है, आपको पता है कि वो तरह तरह की हरकत हरकत व सकनात करते हैं, और पहले वो इसलिए बच जाते थे क्योंकि वो कहते थे कि मैं एडल्ट नहीं हूँ, वो कहते थे कि मेरी उम्र अभी कम है। तो 18 साल के वो हो गए हैं और बरतानिया में वो रहते हैं, लेकिन हैं वो पाकिस्तानी। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक बताया जाता है। तो इस्लामाबाद के अंदर अब शायान के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। अगर पाकिस्तान के अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हुए तो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये जो इस्लामाबाद के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस शख्स ने यूनिवर्सिटी के अंदर जाके जो जुडिशल ऑफिसर की तौहीन की है, जिस तरह से हुल्लड़बाजी की है और जिस तरह से उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला है और लोगों को बताया है कि इस वक्त वो शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, तो उसके नतीजे में कोई भी बुरा हादसा जो है वो पेश आ सकता था। और इसीलिए जो है वो उसके ख़िलाफ़ अब मुकदमा दर्ज हो गया है और समझा ये जा रहा है कि इस मुकदमे के तहत अब बरतानिया में भी उसके ख़िलाफ़ जो है वो जल्द कार्रवाई होगी। तो जनाब ये थी आज की तमाम ख़बरें, आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। अब बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि खान साहब अगले इलेक्शन में उनकी छुट्टी हो रही है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? ज़मानतें ख़ारिज हो रही हैं, तोशा खाना में अगर ज़मानत मिलती है तो बाकी केसेस में उनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और मुझे बताइए कि फ़ौजियों की जो बाकायदा तौर पे अब सज़ा का अमल शुरू हो चुका है, जो अभी तक आपके सामने ख़बरें नहीं आ रही, लेकिन इंटरनली यही ख़बरें हैं, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और मुझे बताइए कि खान साहब को नशे की तरसील अभी भी जारी है जेल के अंदर, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और शायान अली के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और बुशरा बीबी ने जो 2 अरब 75 करोड़ रुपए गायब किए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए हमेशा कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।